टू वेक्टर्स देखे थे, है ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। हमने देखा था किस तरह से अगर दो वेक्टर्स दिए गए हैं और हमें उन्हें दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो एक नेगेटिव वेक्टर अपने को बनाना पड़ता था। फिर हमने देखा था कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आता है ना, अगर मान लो P और वेक्टर Q नाम के दो वेक्टर्स हैं और आपको वेक्टर P और माइनस वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था, R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। आई बात समझे आपको। अब हमको क्या करना है आगे, इसी में आगे बढ़ना है। थोड़ा सा एक क्वेश्चन मैं बोला था कि मैं वेलोसिटी का क्वेश्चन है जो कल दूंगा आपको, करके कल बताऊंगा। तो चलो ये चैलेंज मैं आपके सामने थ्रो करता हूं, मुझे ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करके बताओ। कंसिडर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कैलकुलेट the change in velocity for angular displacement of 60 degree if ये क्या टाइम है बेटा, मोहसिन वो बंद कर देना था। इफ v इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। चलिए देखते हैं फटाफट, 1 मिनट के अंदर। मैंने एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी बताया था कल, तो 1 मिनट के अंदर कौन सॉल्व करके बताता है। सर वो ब्लैकिंग देखिए, एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था मैंने। अगर मैग्नीट्यूड सेम हो, सिर्फ डायरेक्शन बदल रहा हो 20 मीटर पर सेकेंड, तो जवाब यहां से आ चुका है। देखते हैं सही है या गलत है। 20 आ गया। तो देखो बेटा, आपको याद होगा मैंने चेंज इन वेलोसिटी का एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था। अगर मैग्नीट्यूड सेम होता हो तो, है ना, कोई भी वेक्टर का अगर चेंज कैलकुलेट करना है कि सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ है ना, सिर्फ क्या चेंज हुआ है, डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अब पार्टिकल क्या कर रहा है, यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब क्या हुआ, इसकी स्पीड लगातार एक जैसी है, सिर्फ क्या बदल रहा है, डायरेक्शन। बोले ये क्या बात हुई, डायरेक्शन कैसे क्या चेंज हो रहा। अरे देखो भाई, एक पार्टिकल है, गोल 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 घूम रहा है ना, वो यहां पर है, तो यहां पर उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होता है और यहां पर उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होता है। बोले कुछ भी सर ऐसे कैसे का डायरेक्शन हो जा रहा। अरे भाई एक काम कर, इमेजिन कर, एक पत्थर को धागे से बांधा, जब 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 गोल गोल घुमाया, और मान लो यहां पर मैंने धागा छोड़ दिया या धागा टूट गया, क्या होगा, ऐसा सीधा भागेगा। मतलब उसकी लीनियर वेलोसिटी, मतलब वो वेलोसिटी जो उसको आगे ले जाने वाली थी, वो इस डायरेक्शन में थी। अगर पत्थर यहां छूटा या धागा यहां छूटा तो वो ऐसा भागेगा। तो ये है डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। तो हमने क्या देखा कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन लगातार बदलता है। क्या बदलता है, डायरेक्शन, मगर क्या सेम रहती है, वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और इसी कारण से मैंने कहा कि यहां पर भले ही वेक्टर v1 नॉट इक्वल टू वेक्टर v2, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v2, जिसको आप सिर्फ v बोल सकते हैं। आई क्या बात समझ में। तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज होने के कारण मेरे पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, ट्वाइस v साइन थीटा बाय 2। फिर मैं लिखूंगा ट्वाइस v कितना है मेरे भाई, तो आप बोलेंगे सर वो तो 20 मीटर पर सेकेंड है, साइन थीटा। अरे यार टाइम पे आया करो रे, अच्छे से लगा, हाँ लग गया, अच्छे से रहने दे।
हाँ ना, साइन ऑफ एंगल कितना है मेरे भाई 60, उसका आधा कितना होगा 30, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय साइन 30, साइन दो बार, हाँ साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2, ये 2 और ये 2 कट गया 20 मीटर पर सेकंड। यही जवाब था आपका, वेरी गुड। चलो लिख लो जिसका नहीं आया तो। अनस बाबू समझा? गुड। क्या सर आपसे अनस अनस बोलते रहते हैं, हमको पूछते ही नहीं। अरे सबको पूछेंगे, सिब्बत तेको तो पूछता ना मैं। क्या आफत है। वो बेटा बेटा रेडी? हो गया सॉल्व? चलिए हम अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, लगातार बहुत सारे चैप्टर्स में आते रहता है, बहुत आसान भी है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो अगला टॉपिक जो हम लेने जा रहे हैं वो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। मान लो सभी लोग आप एक रॉकेट साइंटिस्ट बन चुके हो, है ना। इमेजिन कर लो आप नासा के, है ना, इसरो के वर्ल्ड क्लास टॉप साइंटिस्ट बन चुके हो, रॉकेट साइंटिस्ट। तुमने एक रॉकेट लॉन्च किया, है ना, तुमने एक 60 डिग्री के एंगल पे रखा अर्थ सरफेस से, और अब तुम रॉकेट लॉन्च कर रहे हो। 5 4 3 2 1 सर करके रॉकेट आगे बढ़ा। रॉकेट आगे बढ़ते जा रहा है एट अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते जा रहा है एट अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। मैं पूछूंगा तुमसे, ये रॉकेट सिर्फ ऊपर जा रहा, या सिर्फ आगे बढ़ रहा, या फिर आगे बढ़ते बढ़ते ऊपर जा रहा? आगे बढ़ते बढ़ते ऊपर जा रहा। क्या ये सिर्फ आगे बढ़ रहा था? क्या सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन था? क्या सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन था? क्या सिर्फ वर्टिकल मोशन था? क्या था? हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल मोशन। अच्छा, इस डायरेक्शन में जो डायरेक्शन है उसकी, उस डायरेक्शन में उसकी रफ्तार क्या थी? 100 मीटर पर सेकेंड। इस डायरेक्शन में इसकी रफ्तार क्या थी? 100 मीटर पर सेकेंड। मैं कहूंगा मुझे ये बता, वो आगे कितनी स्पीड से बढ़ रहा, वो छोड़, इस डायरेक्शन का छोड़, मुझे सिर्फ इतना बता, वो आगे कितनी बड़ी स्पीड से बढ़ रहा? ना 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 ना, फिर ऊपर भी 100 की स्पीड से जा रहा क्या?
मतलब 1 सेकंड में ये 100 मीटर का फासला तय करेगा, ऐसा 1 सेकंड में ये 100 मीटर का फासला तय करेगा, ऐसा। तो फिर आड़ा ऐसा हॉरिजॉन्टल 1 सेकंड में कितना फासला तय करेगा, यानी उसकी स्पीड क्या होगी हॉरिजॉन्टल में? मोर देन 100। क्या लगता है सेम होगी? लॉजिकली सोचो थोड़ी देर, है कि नहीं? अब तुम अगर जा रहे ऐसा, रॉकेट जा रहा यूं 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 जा रहा, और तुम सोच रहे मैं लगातार उस रॉकेट के नीचे 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 रहूंगा, है कि नहीं? तो अगर रॉकेट 100 की स्पीड से ऐसा जा रहा तो तुम भी 100 की स्पीड से भागेंगे क्या? हाँ, तुमने कसम खाई कि मैं तो उसके नीचे चढ़ूंगा, हटूंगा नहीं उसके नीचे से। तो जैसा देखो, अब यहां समझ लो, मैं मेरे सर के ऊपर रॉकेट है, इमेजिन करो, लॉन्च हुआ है ना, ऊपर ऊपर जा रहा हो, तो रॉकेट ऐसा तो 100 की स्पीड से जा रहा, मैं ये जानना चाहता हूं ये आगे कितनी स्पीड से बढ़ रहा, कैलकुलेट करना पड़ेगा है ना। फिर उसके बाद ऊपर कितनी स्पीड से जा रहा, क्योंकि इसमें दोनों टाइप की कॉम्बिनेशन है ना, ऊपर कितनी स्पीड से जा रहा उसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसी को कहा जाता है वेलोसिटी के कंपोनेंट्स कहा जाता है, इसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जैसे एक और एग्जांपल लो, चलो ये कुर्सी पकड़ते हम लोग, इसको मैंने ये फोर्स लगाया, ये फोर्स जो लग रहा है टोटल फोर्स कैसा है? ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल फोर्स है ना। अच्छा, ये फोर्स कैसा है? वर्टिकल है ना। अच्छा, ये फोर्स कैसा है? सिर्फ हॉरिजॉन्टल है या सिर्फ वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल। अच्छा देखो, ये फोर्स में और ये फोर्स में क्या फर्क है? ये मान लो F1 है और ये F2 है, दोनों में क्या फर्क है? F1 ये टेढ़ा है क्या? नहीं है, है ना। ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल है क्या? सिर्फ वर्टिकल है क्या? आप बोलो सीधा, अरे कोई टेंशन नहीं, अपनी जबान में बोलो, क्या है? टेढ़ा है। फोर्स क्या है? टेढ़ा है कि नहीं? इस तरफ आ रहा। सर क्या सर फिजिक्स सिखा रहे, टेढ़ा 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 करने लगा रहे? आप बोल सकते इंक्लाइंड है। क्या बोल सकते? इंक्लाइंड है। ठीक है, ये फोर्स इंक्लाइंड है, ये फोर्स भी इंक्लाइंड है, मगर इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये वर्टिकल ज्यादा है, हॉरिजॉन्टल कम है, ऊपर की तरफ ज्यादा है। सीधी भाषा में बोले तो ऊपर की तरफ ज्यादा है, और ये आगे की तरफ ज्यादा है। इसको डायग्रामेटिकली ऐसा बोल सकते हैं आप। मान लो कि ये फोर्स F1 था और ये फोर्स F2 था, तो मैं कहूंगा ये ऊपर की तरफ ज्यादा है और आगे की तरफ कम है, और ये फोर्स आगे की तरफ ज्यादा है और ऊपर की तरफ कम है। तो यही बेटा ये फोर्सेस की वैल्यूज या वेलोसिटीज की वैल्यू या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, यानी कोई भी वेक्टर क्वांटिटी की वैल्यू, जब आप उसे बांटते हैं अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड अलोंग वर्टिकल, कि हॉरिजॉन्टल कितना है और ये वर्टिकल कितना है, या अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, अलोंग वाई एक्सिस कितना है, इसी कंसेप्ट को कहा जाता है रिजोल्यूशन, है ना। मतलब क्लियर करके देखना, ऑफ वेक्टर्स इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। बात समझ में आई क्या? बात समझी क्या? है ना। तो भाई जैसे देखो, मान लो केस नंबर 1, मान लो कोई तो भी एक वेक्टर है, से वेक्टर R, कोई तो भी एक वेक्टर है, से वेक्टर R, जिसका ओरिजिनल डायरेक्शन इधर है। अब कोई तो भी एक वेक्टर है म्हणजे काय है, ये कुछ भी हो सकता है, ये वेलोसिटी हो सकता है, फोर्स हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। ये तुमको आना बाकी है, 1 साल है। तो अब ऐसा है, मैं आपसे पूछूंगा ये वेक्टर हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है? आप कहेंगे सर ना पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल ना पूरी तरह से वर्टिकल। आप कहेंगे सर ये दोनों है, हॉरिजॉन्टल भी है वर्टिकल भी है। मैं ये जानना चाहता हूं ये हॉरिजॉन्टली कितना पड़ेगा और वर्टिकली कितना पड़ेगा। तो मैं अगर मान लो ये थीटा है, तो मुझे कैलकुलेट करना है कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी हॉरिजॉन्टल वाला हिस्सा वो कितना है, और वर्टिकल कंपोनेंट यानी वर्टिकल वाला हिस्सा
वो कितना है। आई के बाद समझ में? तो उसी को कहते हैं, आप क्या कर रहे हैं, इस वेक्टर को दो हिस्सों में देख रहे हैं। दो कंपोनेंट्स मतलब क्या होता है, हिस्से, है ना, इसका हॉरिजॉन्टल वाला और वर्टिकल वाला। अब बोले सर ये मैं निकालूंगा कैसे? अरे बहुत आसान है, देखो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए। मैं बोलूंगा यहां से यहां तक क्या है, तो बोले आर एक्स है। अच्छा, यहां से यहां तक क्या है, बोले आर वाई है। अगर यहां से यहां तक आर वाई है तो सर यहां से यहां तक क्या होगा, आर वाई होगा, क्योंकि डायरेक्शन और लंबाई कैसी है, सेम। डायरेक्शन तो नहीं, मतलब लंबाई कैसी है, सेम है। अच्छा सर यहां से यहां तक के आर वाई है, तो ये भी आर वाई, ये भी आर एक्स, फिर आगे क्या? तो देखो सर मैं क्या कर सकता हूं, कॉस थीटा को लिख सकता हूं एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। बोली ये कितना है, आर एक्स है, ये कितना है, आर है, तो आर एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। बोले हाँ सर, सर बराबर बराबर, यहां तक के आर एक्स है, यहां तक के आर है, और ये वाला हिस्सा आर वाई। फिर मैं पूछूंगा आर वाई कितना होगा, फिर आप कहेंगे सर साइन थीटा इज इक्वल्स टू आर वाई अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो यानी कि आर वाई इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, आर साइन थीटा। तो ये दो फॉर्मूले मेरे सामने निकल के आए, एक आर एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा और एक आर वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखो केस, एग्जांपल तो नहीं, केस सेकंड। फिर से वही मामला है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है, ये वेक्टर आर है। बोले ये क्या है, कोई तो भी एक पर्सनल, कोई भी एक वेक्टर होगा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, कुछ तो भी होगा। फिर मैं कहूंगा अब पिछली बार आपको थीटा एक्स एक्सिस के साथ दिया था, इस बार थीटा वाई एक्सिस के साथ दिया है, तो क्या लगता है अभी भी आर एक्स वही होगा क्या, अभी भी आर एक्स वही होगा क्या? एक मिनट, आर वाई, मैं आपसे पूछूंगा क्या अभी भी आर एक्स आर कॉस थीटा ही लिखा जाएगा क्या, क्या अभी भी आर वाई आर साइन थीटा लिखा जाएगा क्या? तो बोले नहीं नहीं सर, कुछ तो बदलाव आएगा, एंगल बदल गया है। तो फिर बोले कैसा? मैं बोलूंगा देखो इस ट्रायंगल को पकड़ो, ऊपर वाले ट्रायंगल को। मैं बोलूंगा यहां से यहां तक क्या है, बोले सर आर वाई है। यहां से यहां तक क्या है, आर एक्स है। अगर ऐसी बात है तो ऊपर वाला भी क्या होगा, आर एक्स ही होगा। बोले ऐसे कैसे? अरे यहां से यहां आर एक्स, ये उसके साथ पैरेलल है, सेम इक्वल रेक्टेंगल का अपोजिट साइड है, तो भैया आर एक्स होगा। और ये कितना है, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड जो कि आर है। तो बोले सर ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैं बोलूंगा अब एक काम कर, साइन थीटा का फॉर्मूला लगा के देख। तो मैं बोलूंगा देखो साइन थीटा क्या होता, आप कहेंगे सर अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, आर एक्स अपॉन आर। इसका मतलब आर एक्स क्या हो गया, आर साइन थीटा। फिर मैं बोलूंगा कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा के देख। आप कहेंगे सर एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आर वाई अपॉन आर। तो मैं बोलूंगा आर वाई क्या होगा, आर कॉस थीटा। अरे वाह, मतलब ऐसा है कि यहां आर एक्स बन गया आर साइन थीटा और आर वाई बन गया आर कॉस थीटा। फिर कोई बोलेगा सर 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 मुझे समझ में आ गया सब कुछ। बोले कैसे? जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल दिया रहे उस एक्सिस का कंपोनेंट कॉस थीटा लिख डालो। बोले कैसे? जैसे कि ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल दिया था, है ना, तो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट आर एक्स आपने क्या लिखे, टोटल वैल्यू को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करो। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये थीटा किस एक्सिस के साथ दिया हुआ है, वाई एक्सिस के साथ। तो भैया देखो देखो यहां पर फिर आपने आर वाई इज इक्वल टू क्या लिखे, आर कॉस थीटा। समझ आ गया, है ना? अब जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि यहां पर कि अब पार्टिकल, या फिर चल ठीक है पार्टिकल, अ पार्टिकल मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल of 60 degree with x axis या with horizontal, चलो horizontal ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो ज्यादातर वही इस्तेमाल होता है, with horizontal। calculate its horizontal and vertical component।
सर ये कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? अरे बहुत आसान है बेटा, कुछ भी नहीं है, बहुत चिल्लर है। वेलोसिटी कितनी दी गई है? 10 मीटर पर सेकेंड। देखो मान लो ये है आपकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, उसका मैग्नीट्यूड आपको दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, इसने हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया? अरे बोलो भाई कितना बनाया? 60 डिग्री। समझा ये? अब इसको दो हिस्सों में बांटो, इसका हॉरिजॉन्टल का हिस्सा और इसका वर्टिकल का हिस्सा, यानी हॉरिजॉन्टल का कंपोनेंट एंड वर्टिकल का कंपोनेंट। फिर मैं बोलूंगा सर Vx क्या आएगा? अरे वो आ जाएगा v cos 60। फिर मैं बोलूंगा सर Vy क्या आएगा? चलो पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। v कितना आ रहा फिर? 10 मल्टीप्लाई बाय 1/2 यानी 5 मीटर पर सेकेंड। फिर मैं पूछूंगा सर Vy क्या आएगा? तो बोले सर वो थीटा एक्स एक्सिस के साथ था इसीलिए उसको कॉस लग गया था, है ना। वाई एक्सिस के साथ थीटा है क्या? नहीं, इसके साथ क्या लगेगा? साइन। आप कहेंगे सर वो साइन आएगा, साइन 60 यानी 10 मल्टीप्लाई बाय √3/2 म्हणजे काय 5√3 मीटर पर सेकेंड, 5√3 मीटर पर सेकेंड। भाई समझा क्या? है ना। मतलब क्या हुआ, इस डायरेक्शन में अगर उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, इस डायरेक्शन में उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, तो वो 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और 5√3 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ऊपर जा रहा है। आई क्या बात समझ में? सभी को समझ में आई? कैसे निकालते समझ में आया? एक दो एग्जांपल और लेंगे, लिख लो। एक मिनट, हाँ बोलो। 5√3, v की वैल्यू क्या है? 10। साइन 60 कितना है? तो 10 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा? अस्तगफिरुल्लाह। जल्दी जल्दी लिखे। जिस एक्सिस के साथ थीटा दिया हो उस एक्सिस के साथ रिजल्टेंट को क्या करेंगे? उसके साथ कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां जगह यहां लिख देता अगला क्वेश्चन।
ये बहुत धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है, ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा लगातार इस्तेमाल होता रहता है। ऑलमोस्ट हर चैप्टर में आप देखने को मिलेगा ये कंसेप्ट का यूज़। अभी जो मैंने क्वेश्चन लिखा है नेक्स्ट वाला, इट इज़ फ्रॉम द वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क नाम का पहला ही टॉपिक है और उसी से रिलेटेड ये आपका पहली टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम आया है। आसान है, इस तरह के प्रॉब्लम थोड़े से 9th स्टैंडर्ड में भी आ चुके हैं, इफ़ यू रिमेंबर। हो गया बेटा लिखना? A force of 20 Newton is applied over a block such that it makes an angle of 30 degree with the horizontal. न्यूटन का फोर्स, नहीं सॉरी 30 डिग्री विद द वर्टिकल है वो, है ना? 30 डिग्री विद द वर्टिकल। Calculate the total work done in order to displace the block 5 meter horizontally. देखते कौन बताता है? 10, अच्छा, और 10√3/2 कितना बोले? 10√3 जूल्स। ओके, और ट्राई करो। एक छोटा सा हिंट दूं, वर्क कैलकुलेट करने का ये रूल है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन का फोर्स चाहिए। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन का फोर्स चाहिए। अब करो। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ है? डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ है? वर्ड्स पे फोकस करो। कहाँ हुआ है डिस्प्लेसमेंट? हॉरिजॉन्टली। फोर्स भी कौन सा लगेगा? हॉरिजॉन्टल। आपके पास जो 20 न्यूटन का फोर्स दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है? ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन है हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल का। मतलब मुझे क्या चाहिए? Fx चाहिए। सर वो कैसे निकलेगा? अगर ये 30 है तो Fx क्या होगा? F sin 30। अरे सर sin 30 कैसे क्या? अरे 30 किसके साथ दिया है? कौन सी एक्सिस के साथ दिया है? y एक्सिस के, है ना? तो Fy तो क्या होगा? F cos 30 होगा। अरे हाँ या ना? जिस एक्सिस के साथ एंगल आता है उसको cos लगाते आप, तो Fy क्या होगा? F cos 30। मगर मुझे तो Fy का कोई काम ही नहीं है। मुझे काम किसका है? अरे भाई किसका है? Fx का काम है। क्यों? अरे क्यों Fx का क्यों काम है? क्योंकि उसी डायरेक्शन में क्या हुआ है? डिस्प्लेसमेंट लगा है कि नहीं? तो मैं लिखूंगा वर्क डन इज इक्वल्स टू Fx मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं? तो मैं कहूंगा Fx क्या हो जाएगा? F sin 30 मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट।
तो ओके, तो मैं कहूंगा अच्छा ठीक है, एफ एक्स इंटू एस, एफ साइन 30 इंटू एस। फिर मैं आपसे पूछूंगा एफ कितना है, तो बोले सर वो तो 20 न्यूटन का ही है। साइन 30 कितना होता है 1/2। डिस्प्लेसमेंट कितने का है 5 मीटर का, तो बोले 2 और ये 10 कटा और वर्क डन क्या आया 50 जूल्स। आया क्या भाई समझ में? जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो उसी डायरेक्शन का हमें क्या चाहिए था, फोर्स चाहिए था। अरे भाई समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा? ऐसा लगे ऐसा नहीं करना, बिंदास बोल देने का, बिंदास बोलने का, गलत तो गलत, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? आया समझे? ठीक है, लिख लो। एक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ये था 2 और एक है 3। उतना यूज नहीं हुआ है उसको, तो सिर्फ ओरली लेके छोड़ता हूं और नोट्स में दिया हुआ है उसका, उसमें से देख लेना। 2 मिनट बेटा, लिखना बाद में, 2 मिनट के लिए ध्यान दो। कोई तो भी एक वेक्टर था यहाँ पे, जैसा हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया, हमने देखा कि वो वेक्टर थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा है, एक्स एक्सिस के साथ कुछ एक एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाता है ना? अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाया है तो ये आर एक्स क्या हो जाता है, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। और अगर यहाँ एंगल लिखा हुआ नहीं है तो उसको क्या लिखते हैं, आर साइन थीटा। मान लो यहाँ पर एक एंगल लिखा हुआ है, यहाँ थीटा था, या फिर मान लो यहाँ अल्फा था और यहाँ बीटा है, यहाँ अल्फा है, यहाँ क्या एंगल है, बीटा। तो अब आर एक्स कितना होगा, आप लिखेंगे आर कॉस अल्फा। आर एक्स कितना हो जाएगा, आर कॉस अल्फा। ये एंगल कितना है, बीटा, साइन नहीं आएगा, बीटा एंगल है, आर कॉस बीटा। अरे सर अभी तो साइन बोल रहे थे आप। बेटा वो साइन कब बोल रहा था मैं, जब अकेला ये इकलौता एंगल दिया हुआ है, ये इकलौता एंगल है। तो आर एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, आर वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा है। मगर मामला ऐसा है, अगर कैसा, ऐसा, ये वेक्टर आर, ये एक्स एक्सिस, ये अल्फा और ये बीटा, मामला थोड़ा सा अलग है। मतलब ये एंगल को भी एक नाम दे दिया गया। पहले क्या होता था, किसी एक एंगल का नामकरण होता था। समझ में आ रहा क्या? पहले क्या होता था, किसी एक एंगल का नामकरण होता था, इस बार दोनों एंगल का नामकरण हो गया। तो अब मैं पूछूंगा भाई बता आर एक्स क्या होगा, तुम कहेंगे सर आर कॉस अल्फा। आर वाई क्या होगा, आर कॉस बीटा, है कि नहीं? अब एक इमेजिन कर लो, एक वेक्टर अब थोड़ा सा ऐसा है, कैसा, ऐसा। बोले ऐसे का मतलब कैसा, ऊपर भी है, ऊपर है ना, ऐसा है क्या पूरा, थोड़ा सा ऊपर भी है, आगे भी है राइट साइड में, और सामने भी है। क्या आफत है, कहां कहां क्या क्या है तो ये ऊपर भी है, आगे भी है, सामने भी है। अब एक्स एक्सिस के साथ उसने एंगल बनाया अल्फा, एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाया, अल्फा। वाई एक्सिस के साथ उसने एंगल बनाया बीटा, वाई एक्सिस के साथ बीटा। और जेड एक्सिस के साथ उसने एंगल बनाया गैमा, जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, गैमा। समझ में आ रहा क्या? देखो ये जेड एक्सिस, जैसे जैसे ये आगे सरकेगा छोटा हो रहा ना एंगल, तो देखो फिर से एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना, अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा, जेड एक्सिस के साथ गैमा। ये एंगल पता चल गए। अब बताओ आर एक्स क्या होगा,
आर कॉस अल्फा, आर वाई क्या होगा, आर कॉस बीटा, और आर जेड क्या होगा, गैमा। समझ में आया क्या? जो एक्सिस के साथ जो एंगल दिया हुआ है उसके साथ लगा दो कॉस, रिजल्टेंट को उससे मल्टीप्लाई कर दो। फिर से देखो, ये पहले ऐसे ही था, सिर्फ एक्स और वाई के बीच में, जेड में इसको कुछ नहीं था, है ना, जेड के साथ उसका एंगल 90 डिग्री का था। मगर अब मान लो ये थोड़ा सा ऐसा है, ऊपर भी है, आगे भी है, सामने भी है। मैं पूछूंगा अब बता, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है, अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा, जेड एक्सिस के साथ गैमा, एक्स के साथ कितना, इधर ध्यान देना पड़ता, फिर बाद में थोड़ी देर बाद पूछेंगे आप क्या कैसे कैसे। एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा, जेड एक्सिस के साथ गैमा। अब बताओ आर एक्स की वैल्यू, आर कॉस अल्फा, आर वाई की वैल्यू, आर कॉस बीटा, आर जेड की वैल्यू गैमा। आ गया समझ में? ये हुआ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इनटू 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, है ना? समझ में आ गया? ये नोट्स में दिया हुआ है, उसमें से आप देख लेना। नोट्स मिलेंगे 4-5 दिन के बाद आपको, क्योंकि वो कलर प्रिंट्स करना पड़ता है इसके, तो टाइम लगता। ये समझ में आया था कॉस से क्यों आया था, है ना? सिमिलरली अगर वहाँ ट्रायंगल बनाते आप तो कॉस थीटा लेते अगर आप एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो वैसे ही बनता। जैसे कि एग्जांपल ले लो, आप जब ये बोल रहे थे इस तरह से, ये मान लो कि एक्स एक्सिस है ना, और ये ऐसा परपेंडिकुलर, तो यहाँ एक ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, ये थीटा। तो जब कॉस थीटा लेंगे आप एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो बोले एक्स का कंपोनेंट आर एक्स, हाइपोटेनियस आर, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू आर एक्स अपॉन आर। इसीलिए ये वाई एक्सिस है, देखो यहाँ से एक लाइन खींच रहा मैं, तो ये लाइन और एक यहाँ से खींचो एक लाइन, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगी। तो अब ये बीटा है, कॉस बीटा इज एडजेसेंट साइड यानी आर वाई अपॉन हाइपोटेनियस, तो वही हुआ फिर कॉस बीटा इज आर वाई अपॉन आर, तो आर वाई इज इक्वल्स टू आर इंटू कॉस बीटा। वैसे अगर आप ये वाला देखते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाओ तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता। समझ में आ गया? अच्छी बात है। देखो जनरली जेई में 3 कंपोनेंट्स का ज़्यादातर जेई में यूज हुआ है, नीट में बहुत रेयरली एक आध बार कोई क्वेश्चन आएगा उसके रिलेटेड जो है तीनों कंपोनेंट से रिलेटेड, ज़्यादातर ये 2 कंपोनेंट्स में ही होते हैं। 99% जो फैक्ट्स है वो 2 कंपोनेंट से रिलेटेड है, तो मेन इस पर फोकस करो। वैसे 3 का भी अगर आपको करना है तो समझ में तो आ ही गया कि करना क्या है उसमें, जब आएगा तब देख लेंगे उसको अपन, ठीक है? आज थोड़ा सेशन जल्दी कंप्लीट करूँगा और इतना ही। कल हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, है ना? कह सकते हैं कि वेक्टर का ये आखिरी टॉपिक है, मगर थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से रहना, ये आगे लगातार यूज़ होते रहता है, तो रेगुलर रहना, बिल्कुल एब्सेंट ही नहीं करना, ठीक है? प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स कल देखेंगे।